हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये 2019 11 जुलाई शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स क्वेश्चन है जिनमें 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। 2 क्लास में हम लोग ये पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि नहीं तो एक वीडियो में अगर कर देंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जो भी कुछ मैंने किया, कितना शॉर्ट प्रोसेस में, कैसे शॉर्ट प्रोसेस में हम लोग सीएचएसएल एग्जाम जहाँ 1 घंटे सिर्फ टाइम है उनमें हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये देखो डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। ए बी सी एलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9, 12, 18 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब है ए 9 दिन में, बी 12 दिन में और सी 18 दिन में कोई भी काम कंप्लीट करता है। ठीक है, दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर एंड उसके बाद क्या हुआ ना, ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। उन लोग स्टार्ट तो किया काम एक साथ में, ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना, आफ्टर 3 डेज ए काम को छोड़ के चला गया। तो काम अगर ए 3 दिन बाद अगर काम ए छोड़ के चला गया तो एक बात तो हम लोगों को बस समझ में आ गया, जो 3 दिन जो पहला जो 3 दिन काम हुआ था उनमें क्या ए बी सी मिलके काम कर लिया था। ठीक है, और बाकी जो काम बचे हुए काम है क्या है, क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी डेज वाज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड। तो बचे हुए जो काम है वो बी और सी का द्वारा कितने दिन में कंप्लीट होगा, कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इनको हम लोग देखो कैसे, ऑप्शन का ये है, आप लोगों के पास देखो ऑप्शन भी दे दिया, क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन भी दे दिया, ए बी सी डी। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो सिंपली बात है, हम लोग इस क्वेश्चन के लिए दिमाग में एक ही बात रखेंगे, जो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी मतलब क्या है, कोई बंदा का एफिशिएंसी हम लोग तभी कहते हैं, कोई भी वर्क है और उसको उस वर्क को उस बंदे ने कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, कितने टाइम में उस बंदे ने वो वर्क को कंप्लीट कर रहा है, वही है उसका एफिशिएंसी। मैंने सपोज आपको बोल दिया कि मेरा एफिशिएंसी 2 है, मेरा एफिशिएंसी 2 है। ठीक है, तो इनका मतलब है सपोज मान के चलो काम है 10, मेरा जो काम है, मेरा जो वर्क है, सपोज वर्क है मेरा 10 और मुझे कितना टाइम लग रहा है, कितना डेज लग रहा है, मुझे डेज लग रहा है, टाइम जो लग रहा है मुझे 5 डेज लग रहा है, मुझे 5 डेज लग रहा है। तो वर्क है मेरा 10 और मुझे जो टाइम लग रहा है ये है 5 डेज। तो मेरा एफिशिएंसी क्या है, मेरा पर डेज का एफिशिएंसी क्या है, 2। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो इसलिए एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, वर्क अपॉन टाइम, और हम लोग कह सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सिंपली देखो, सिंपली तरीका क्या है, ए बी और सी का एफिशिएंसी क्या है हम लोग निकाल लेंगे। ए का है 9, ये है डेज, इतना डेज में तो इन लोग कंप्लीट कर रहे हैं काम को। बी कितने दिन में 12 और सी क्या है 18। देखो इन क्वेश्चन को हम लोग एफिशिएंसी ए बी सी का निकालना है। अगर हम लोगों को पास एफिशिएंसी आ जाएगा और टोटल वर्क हम लोगों को पता है, अगर टोटल वर्क हम लोगों को पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं कितने दिन में वो बी और सी काम किया है। ठीक है, तो देखो टोटल वर्क जो है ना, अगर इन तीनों का ऐसा कुछ कॉमन टर्म बताओ जैसे इन तीनों में आ जाएगा, कॉमन आएगा। देखो अगर इनके लिए क्या करना है, इनके लिए ये तीनों को आप सिर्फ एलसीएम कर दो, सिर्फ एलसीएम करो, 9, 12 एंड 18। तो सिंपली आप एलसीएम करोगे तो 3 3 3 4 3 6, फिर है 2, फिर है 3 से करो 3 1 4 2, फिर 2 से करो तो 1 2 और 1, आपका मतलब आ गया 12 और क्या है 36 आपका सिंपली क्या हो गया, 36 आपका आ गया। ठीक है, 6 और 2 12 इंटू 36 मतलब 36 है। ऐसा एक कॉमन फैक्टर है जो आप लोगों को ए बी सी तीनों का कॉमन है, एलसीएम है। ठीक है, अब देखो ये जो 36 आया ये क्या आया, मैंने मान लिया ये मेरा टोटल वर्क है, ये मेरा टोटल वर्क है 36। तो 36 मेरा अगर टोटल वर्क है और अगर ए को 9 दिन लग रहा है काम कंप्लीट करने में, तो ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी है 4। ए का एफिशिएंसी क्या है, ए का एफिशिएंसी है 4। अगर 12 दिन लग रहा है 36 काम करने में, तो बी का एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी है 3। और अगर 18 दिन लग रहा है मुझे 36 काम करने में, तो सी का एफिशिएंसी क्या है, सी का एफिशिएंसी 2। तो देखो ए बी और सी ये तीनों का एफिशिएंसी क्या है, अगर तीनों का मिला दे तो एफिशिएंसी क्या है, 4 3 7 7 2 9 है।
ठीक है 9 है। अब पहला क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट 3 डेज जब काम किया था तो ए बी सी काम मिलकर किया था, ठीक है ना। तो क्या है, अगर फर्स्ट 3 डेज काम इन लोग मिलकर किया है तो क्या 9 इंटू 3 मतलब 27 तो मेरा काम हो चुका है, 27 तो काम मेरा हो चुका है। अब बचे कितना काम मेरा बचा है, तो देखो 36 माइनस 27 इक्वल टू तो है 9, तो मेरा जो काम बचे हुए है ये है 9, और ये 9 काम कौन करेगा, कंप्लीट करेगा, ये करेगा बी और सी, क्योंकि ए तो चला गया, तो बी और सी का एफिशिएंसी क्या है, बी और सी का एफिशिएंसी है 5, तो 9 काम को कंप्लीट करने में बी सी का टाइम कितना लगेगा, 9/5 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, देखो ऑप्शन है बी। देखो आज हम लोग सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग सारे प्रोसेस आपको खुल के तो बता नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ही टाइम कम है, ठीक है, शॉर्ट है। अगर हमारा चैनल में अप टू क्लास 10 और 11, 12 और जेई मेंस और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग क्लास अपलोड करते हैं, डेली क्लास अपलोड करते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी क्लास में अगर आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज लेना है, पूरा बेसिक से लेना है, तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन में ये बोल दिया था जो ए बी सी एक ट्राइंगल है, क्या है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और डी क्या है, डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, मैंने मान लिया डी पॉइंट ये है। अब देखो क्या है, सच दैट बी डी इज टू बी सी इक्वल टू 2:5 दे दिया, मतलब ये बी डी हो गया, ये हो गया लाइन, तो क्या है ना, ये बी डी, ये जो बी डी है ना, ये है हमारा 2, और ये है बी सी कितना है, बी सी है 5, ठीक है। समझ में आ गया ना। हाँ देखो अब क्या बोला, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया, उसके साथ क्या रेशियो है, ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटा ट्राइंगल का। तो देखो हम लोगों को एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल के लिए ही तो हाइट सेम होगा ना, क्योंकि देखो हम लोगों को ये ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल का पूछा, लेकिन दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ये कॉमन ट्राइंगल है, ठीक है, समझ गया। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बताओ ये पहले के लिए बेस क्या है, पहले अगर ये मैं BC मानता हूं तो BC क्या है, BC का बेस है 5 इंटू है हाइट तो ही रख दो, हाफ इंटू इनके लिए बेस क्या है, छोटे के लिए 2 इंटू क्या है, इंटू है हाइट, ठीक है, इक्वल टू क्या है, हाइट इज टू, अगर उन लोगों का रेशियो पूछा है, ठीक है, तो ये हाइट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5:2। जो कौन सा ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया, देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दी 8 डिजिट नंबर, ये एक 8 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाय 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या है, मुझे निकालना है। देखो मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में एक वीडियो अपलोड किया था, जिनमें डिविजिबिलिटी का सारे रूल्स मैंने बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से क्लियर करके अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो चैनल में अगर जिनका डिविजिबिलिटी का रूल्स पता नहीं है और डिविजिबल में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग वीडियो पहले देख लीजिए नंबर सिस्टम वाला, तो आप लोगों को उसके बाद देखना, कभी भी डिविजिबल के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम है 5x 3 2 4 6 5y। अब देखो ये बोल दिया क्या, ये 8 डिजिट का कोई भी एक नंबर है, उसके बाद मुझे 88 में डिविजिबल है, तो 88 मतलब क्या है, 8 इंटू 11, तो अगर 88 से किसी भी नंबर मेरा डिविजिबल है, उनके मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अगर 8 से डिविजिबल है तो उनके लिए कंडीशन क्या है, उनके लिए कंडीशन है लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं 6 5 y 8, तो 8 8 64 1 y। देखो अगर 1 बचा है और 1 के बाद y का अगर 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 4 5 लेते हैं, तो हमारा वो 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन जैसे हम y इक्वल टू सिर्फ 6 ले सकते हैं, अगर y इक्वल टू सिर्फ मैंने 6 ले लिया तो ये डिविजिबल हो जाएगा, तब तो मुझे समझ में आ गया कि y इक्वल टू तो है 2, y इक्वल टू तो है 2 8 का। अब देखना पड़ेगा ये वैल्यू
क्या है, ये नंबर मुझे 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 11 से डिविजिबल होना चाहिए तो 11 के लिए कंडीशन क्या है, 11 के लिए कंडीशन क्या है, 5x 3 2 4 6 5, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 6, y=6 बोला, y=6। ठीक है, तो मुझे बताओ 11 के लिए डिविजिबल के लिए कंडीशन क्या है। मैंने कंडीशन देखो, कंडीशन सारे कुछ बोल के रखा। कंडीशन क्या है, जो ऑड में है, जो ऑड में है, ऑड का समेशन माइनस इवन का समेशन। ऑड का पहले समेशन करो और इवन का डिजिट का समेशन करो, फिर ऑड का जो डिजिट का समेशन आया उनसे इवन का डिजिट का समेशन का माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। उसके बाद अगर आपका 0 आए या 11 आए तो आपका 11 के लिए क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो देख लेते, ऑड में क्या है, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 17 आया, माइनस x का मतलब तो मुझे पता नहीं है, 2 + 6 8, 8 + 6 क्या है, 14, 14। अब देखो x का मतलब ऐसा कुछ बताओ मुझे जिसके लिए ये पूरा 0 हो जाए, नहीं तो 11 हो जाए। अब देखो 0 11 तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि 17 माइनस ऐसे कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं तो हम लोग 11 तो इक्वल टू नहीं कर सकते, लेकिन इक्वल टू 0 हम लोग कर सकते हैं। 0 कर सकते हैं कैसे, x इक्वल टू अगर 3 ले ले, x इक्वल टू अगर 3 ले ले, क्योंकि 14 + 3 हो जाएगा 17। तो इनके मतलब हम लोगों को समझ में आ गया, y = 6 है और x = 3 है। सिंपली हम लोग निकाल देंगे जो निकालने दिया। क्या निकालने दिया, 2x + 3y, 2x + 3y निकलने दिया। अब मुझे बताओ 2 × 3 + 3 × 6, तो ये हो गया 6, ये हो गया 18, ये हो गया 24। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आ गया कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लिया। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए CHSL या CGL एग्जाम दे रहे हो या कोई भी SSC एग्जाम दे रहे हो तो इन क्वेश्चन के लिए सबसे बेहतर तरीका है यही है, जो भी आपके पास एंगल है ना, अब तुरंत आपके पास अगर थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, अगर मेरा क्लास ट्रिग्नोमेट्री में जब स्टार्ट करेंगे अगर आप लोग कर लोगे तो ये क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा भी मुश्किल कम नहीं होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन के लिए सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग सिंपली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एग्जाम के टाइम सबसे बड़ा मैटर करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और ये भी -2 है, मतलब मुझे तो समझ में आना चाहिए कि ये दोनों का वैल्यू 2 होना चाहिए, ये दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो सिंपली कम में लगाओ, सिंपली दिमाग लगाओ, अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और अगर ये 3 है तो 3 + 1, 3 प्लस अगर ये 1 है और अपन 2 है तब भी जाकर क्या होगा, 2 आएगा। ठीक है, तो इनके लिए सिंपली देखो थीटा इक्वल टू कुछ वैल्यू ले लो, थीटा इक्वल टू क्या ले सकते हो, इसके लिए कंसेप्ट क्या है, सिंपली मुझे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 कब आ सकते हैं, 0 1/2, 0 1/2 मतलब थीटा इक्वल टू 30 में, 30 में ही मेरा 1/2 आ सकते हैं। ठीक है, और मुझे अगर 2 के पास कुछ लेना है, 2 का अगर यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दे के रखे तो सिंपली आप 2 लेने का कोशिश करो। देखो 30 जैसे ही आप लिखोगे 30 का वैल्यू क्या होगा, 2 × 1/4 + 3 × 1/2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका तो 1/2 + 3/2 -2 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए एकदम सिंपली जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना दिमाग में रखोगे, देख के पता चल जाएगा ये फॉर्मूला कैसे होता है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सिंपली क्वेश्चन देखो, इन क्वेश्चन के लिए बहुत बंदे ने बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही एक आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर मेरा सर्च का क्लास नहीं की हो तो सर्च का क्लास कर लो, मैंने सर्च का वीडियो अपलोड कर दिया। ठीक है, सिंपली देखो अगर a = √8 - 7 है, √8 - 7 है, और अगर बोल दिया आपको क्वेश्चन में a = 1/b है, a = 1/b है, तो आप आंख बंद करके लिख सकते हो, आप आंख बंद करके लिख सकते हो b = क्या है, b = क्या होगा, सिंपली बताओ √8 + √7 है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि सर्च का रूल है, सर्च का रूल है। सिंपली इसको अगर सर्च हटाओगे तो नीचे में भी क्या करोगे, आप न्यूमरेटर में √8 + 7 और डिनोमिनेशन में करोगे √8 + 7 से मल्टीप्लिकेशन, तभी जाकर ये A² - B² का फॉर्मूला बनेगा। और सिंपल डिफरेंस, अगर इन दोनों में से डिफरेंस 2 या 3 होता तब तो नीचे में आपको 2 3 लिखने का जरूरत था, अगर कुछ 1 है तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, और भी आसान हो गया। तो अगर a = ये है, b = ये है, सिंपली मुझे बताओ a² + b², b², ठीक है, माइनस अगर 2ab, -2ab, तो फॉर्मूला कौन सा है, a - b² का, a - b² का। ठीक है, तो a - b, अगर a - b करते हैं तो क्या होगा, a - b मतलब हो गया आपका ये तो कट गया, फिर ये हो जाएगा -√7 का होल स्क्वायर। ठीक है,
फिर है माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है, ए ये है, बी ये है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब है क्या, आपका सिंपली वन आना है, तो सिंपली ये है, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका -1 इक्वल टू क्या होगा 6, ये क्या हो जाएगा आपका सिंपली 6। ठीक है, समझ में आया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अभी अगर ले लेते हैं तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बन जाता ए माइनस बी माइनस, तो ये तो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2√7 हो जाएगा, -2√7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 7, 4 × 7, तो ये होगा 21 - 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 27, 28 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 27, सिंपली 27 आ गया। देखो कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग इजीली बना रहे हैं। अब देखो ये इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर और भी एक ए बी जोड़ देते हो 2ab माइनस ए बी, 2ab माइनस ए बी, तो सिंपली ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी, आसानी से आप कर सकते हो। नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसको भी करोगे तो क्या होगा, सिंपली ये काटना पड़ेगा, तो इनके लिए तो ये सिंपली फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस ए बी है, और एक ए बी जोड़ दो और उसके साथ एक ए बी को घटाओ, तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो मुझे बताओ ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये और ये घटेगा, मतलब 2√8 का होल स्क्वायर होगा, और माइनस ए बी तो मतलब है 1, तो क्या है 4 × 8 32 -1 है 31, तो ये हो गया आपका 31। कौन सा आंसर आ गया, 27/31, ये आंसर। देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए इतने लेट हो रहा है, नहीं तो ये प्रॉब्लम्स को ना मैक्सिमम से भी मैक्सिमम टाइम लगने वाला है 15 सेकंड, मैक्सिमम से भी मैक्सिमम टाइम लगने वाला है 15 सेकंड। मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को सारे कुछ समझ में आ जाएगा आप कैसे कर लो। ये क्वेश्चन देखो, ये एरिथमेटिक का क्वेश्चन है, और एरिथमेटिक क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ने में जितना टाइम लगता है, सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा। देखो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 24%। उसके बाद क्या बोला ना, हमारा जो प्राइस था पेट्रोल का, कुछ भी था मुझे पता नहीं, लेकिन इंक्रीज कर दिया 24%। ए पर्सन वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 14%। कोई भी देखो, हम लोग घर में अगर खर्चा करते हैं मंथली में, तो हमारा जितना पेमेंट है, हमारा जितना सैलरी है, क्या करते हैं वहीं से हम लोग कुछ खर्च करते हैं। सपोज मान के चलो किसी एक बंदे का 10,000 कमा रहा है, 10,000 उसका सैलरी है, वो क्या कर रहा है ना, 8,000 रुपया वो क्या कर रहा है, खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो क्या हुआ ना, अभी क्या हुआ, अभी कोई भी चीज मार्केट में जब खरीदने जा रहे हैं तब हम लोग देख रहे हैं कुछ ज्यादा प्राइस बढ़ गया, कुछ ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, लेकिन बंदे को, लेकिन वो भाई साहब जिनके पास सैलरी सिर्फ 10,000 है, वो अगर चाहे भी तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ परसेंट बढ़ा सकते हैं, कुछ परसेंट, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा 2,000 है, उनके पास एक्स्ट्रा 2,000 है। अगर उन भाई साहब ने चाहे भी तो कुछ परसेंट वो क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं। चाहे मेरा सामान जितना भी बढ़ गया मार्केट में, मुझे मैक्सिमम 2,000 ही बढ़ा सकता हूँ। उसके बाद अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जितना सामान मंथली में खरीद रहा था, मुझे उनसे कम सामान खरीदना है, मुझे उनसे कम सामान खरीदना है। तो ये जो कम सामान खरीदना है या ज़्यादा सामान खरीदना है, ये क्या है, ये है कंजम्पशन। ये है क्या, ये है कंजम्पशन। मैं कितना कंजम्पशन ले रहा हूँ, मैं कितना सामान ले रहा हूँ। ठीक है, और एक्सपेंडिचर मतलब है मैं कितना खर्च कर रहा हूँ, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। तो एक बात तो समझ में आया कि मार्केट में अगर कोई चीज़ का सामान बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उनका इफेक्ट, उनका डायरेक्ट इफेक्ट हमारा किस में आएगा, हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा, हमारा एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर सामान बढ़ गया, अगर सामान का प्राइस बढ़ गया, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो था पहले, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम लोगों को कांस्टेंट कंजम्पशन, अगर पहले भी 5 केजी मैंने चीनी खरीद रहा था और अभी भी मुझे 5 केजी चीनी खरीदना है, पहले चीनी का केजी था, पर केजी था 40 और अभी हो गया शायद 50, अभी हो गया अगर 50, तो मुझे क्या है, अगर 5 केजी शुगर खरीदना है तो मुझे उनसे ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। तो एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट मैंने आपको बोला इसलिए क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है हमारा जो खर्चा है, खर्चा क्या है ना, हमारा कोई भी कंजम्पशन है, कंजम्पशन हम लोग कितना कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, और प्राइस इंक्रीज, ये दो ही हमारा इफेक्ट पड़ता है एक्सपेंडिचर में। चलो पहले हम लोग मान लेते हैं, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं ना, हमारा प्राइस का, पेट्रोल का प्राइस जो था वो 100 रुपया, और हमारा कंजम्पशन जो था, हमारा जो कंजम्पशन था वो क्या था, 10 लीटर
पेट्रोल का, ठीक है। चलो, तो पहले हमारा 100 का पेट्रोल था और 10 लीटर हमारा कंजम्पशन था। तो हम लोगों को कितना हमारा एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हो रहा था? खर्चा हो रहा था हमारा 1000 रुपया, 1000 रुपया, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी 24% पेट्रोल का इंक्रीज हो गया। तो अभी पेट्रोल का इंक्रीज क्या हो गया? 126 रुपया हो गया, 126 रुपया हो गया। आप एक बात सुन लो, अगर 126 रुपया है और अगर कंजम्पशन मेरा 10 लीटर ही है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? कितना पे करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा 1240 रुपया, 1240 रुपया, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अगर 1240 रुपया मेरा एक्सपेंडिचर है, ठीक है, लेकिन मुझे क्या बोल दिया था, पहले जो एक्सपेंडिचर कर रहा था उससे 14% मैंने ज़्यादा कर सकता हूँ, उससे 14%। तो 1000 रुपया अगर एक्सपेंडिचर कर रहा था, अगर मैंने 1000 रुपया एक्सपेंडिचर कर रहा था, उनसे अगर 14% ज़्यादा, मतलब क्या हो गया आपका 1140 रुपया में एक्सपेंडिचर मैंने खर्च कर सकता हूँ, 1140 रुपया। लेकिन 1140 रुपया में अगर मुझे 10 लीटर तो पेट्रोल नहीं मिलेगा ना, 10 लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, मुझे कुछ कम लीटर पेट्रोल खरीदना है। तो मुझे बताओ 1140 रुपया में मुझे कितना पेट्रोल मिलेगा? क्योंकि अभी 126 है, 124 है, तो मुझे 1140 में कितना मिलेगा? मुझे 1140 में कितना मिल जाएगा? मुझे 1140 में कैलकुलेशन करके देख लेना, 19.1935 लीटर मिलेगा। 9.1935 लीटर मुझे सिर्फ मिलेगा अभी। तो बताओ मुझे कितना कम लीटर मिल रहा है? कितना कम लीटर मुझे मिल रहा है? पहले तो 10 लीटर मिल रहा था, अभी मिल रहा है 9.1935, ठीक है। तो हो गया 5 5 10, 3 4 4 6 9 1, फिर हो गया ये 0 और 1, 2 हो गया, मतलब 8। तो मेरे पास जो आने वाला है, मुझे इतना लीटर कम मिला है, इतना लीटर मुझे क्या है, कम मिला है। तो मुझे अभी बताओ, मुझे अभी क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि अगर आपको by what percentage should he decrease his consumption in order to maintain the same level of expenditure। सेम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए भाई साहब को क्या करना पड़ेगा? कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन को? कंजम्पशन में कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा? सिंपली बात है, तो कंजम्पशन अगर परसेंटेज में लेके जाओगे तो सिंपली कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 8.065, 8.065। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 8.1 कह सकते हैं ना, 8.1। तो सिंपली ये है एग्जाम। देखो, हम आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा है इसलिए, एक प्रॉब्लम के पीछे हम लोग 5 मिनट भी दे रहा हूँ किसी प्रॉब्लम में, लेकिन आप लोग समझ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में चलते हैं। देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ले लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स क्या है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एक्स ऑन एक्स क्या है? प्रिंसिपल है एट 6.5%। ये क्या है? रेट है पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स क्या है? टाइम है। इज 33.80। एक बंदा ने कंपाउंड इंटरेस्ट में बैंक में कुछ पैसा रखा, ठीक है, प्रिंसिपल एक सी है। वही प्रिंसिपल क्या किया ना, और एक बैंक में जाकर उसने किसी एक बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा, एक बैंक में रखा सिंपल इंटरेस्ट में। तो भाई साहब ने जब 2 साल बाद किया, तब भाई साहब को कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक से भी उनको इंटरेस्ट मिला, फिर सिंपल इंटरेस्ट में जिनमें रखा था उनमें भी इंटरेस्ट मिला। तो जब ये दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस क्या था? 33.80। तो मुझे बताओ कि वो वैल्यू, एक्स वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्या था? देख लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है सिंपली P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हम लोग अभी टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग एरिथमेटिक का स्टार्ट कर दिया। तो जिन लोगों को पूरा एरिथमेटिक करना है ना, प्लीज यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, आप लोगों को एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो P 80 बाई 100, P है x, 8 दे दिया, सिंपली कैलकुलेशन किया, तो ये हुआ मेरा प्रिंसिपल, ये हुआ मेरा सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर T माइनस 1। ये पूरा है ब्रैकेट में, ठीक है। तो इसको मैंने जब कैलकुलेशन किया तो मेरा आया ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो है 33.80, यही तो है 33.80। तो जब मैंने कैलकुलेशन किया मेरा आया 8000, मतलब ऑप्शन बी, समझ में आया?
देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, दोनों को माइनस कर दिया, फिर क्या आया, जो आया इक्वल टू कंडीशन में दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया 33.80, मैंने उसको सॉल्व किया, बस प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ये प्रॉब्लम देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहला फर्स्ट वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में फर्स्ट वीडियो था बदमाश रूल्स। अगर जिन फ्रेंड ने अभी तक बदमाश रूल्स को नहीं सीखा है, नहीं दिखा है वीडियो, प्लीज आप लोग वीडियो को देख लो। मैं चैलेंज कर सकता हूँ आप लोगों इसके बाद से कभी भी एक भी प्रॉब्लम्स आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। बदमाश रूल्स का पहला सबसे क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले इनको सॉल्व करना, सबसे पहले सॉल्व करना इनको सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लिकेशन इनको कर देना, ठीक है। जो आंसर जो कुछ आएगा उसके बाद देखना प्लस माइनस में आ जाएगा, और इनको भी मल्टीप्लिकेशन कर देना, फिर प्लस कर देना, सारे कुछ अंदर का जब प्रोग्राम काम कंप्लीट हो जाएगा फिर लास्ट में 20 से माइनस कर देना, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। ये सिंपल है, ये मैंने कराने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो टाइम बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। अभी देखो, अभी ये आ गया आपका, एक और भी आ गया क्वेश्चन, जो है हमारा किनसे, एरिथमेटिक का। चलो, ये परसेंट कवर्स 40%, यही बोला मैंने। टाइम डिस्टेंस मेरा अभी क्लास चल रहा है, जिन फ्रेंड ने अभी तक टाइम डिस्टेंस का वीडियो में कंसेप्ट है, क्या कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप लोग वो वीडियो देख लो, क्योंकि रिलेटिव स्पीड या एवरेज स्पीड सारे कंसेप्ट चल रहा है। ये क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का, तो आप लोग देख लो। ए पर्सन कवर्स 40% ऑफ अ डिस्टेंस विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कोई भी एक पर्सन है जो कवर्स कर रहा है उसका 40% डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 40% क्या कवर कर रहा है ना, 60 किलोमीटर पर आवर से, एंड द रिमेनिंग विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो रिमेनिंग मेरा है, रिमेनिंग कितना परसेंट है, 60% बचा है, ठीक है। वो कितना स्पीड में कवर कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ। सिंपली इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सिंपली ये है, मैं मान लेता हूँ ये है मेरा पूरा 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर मेरा पूरा डिस्टेंस है, तो 40% मतलब है 40 किलोमीटर, और उसके बाद है 60% मतलब 60 किलोमीटर। ये पहला 40 किलोमीटर मैंने कितने स्पीड में कवर किया है, 60 किलोमीटर पर आवर में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का है टोटल डिस्टेंस अपन क्या है, टोटल टाइम। तो मुझे बता टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस तो 100 ही है। टोटल टाइम बताओ, टोटल टाइम 40 किलोमीटर कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, मतलब हो गया 40/60 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर कवर कर रहा है 40 से, 60 किलोमीटर कवर कर रहा है 40 से, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया, ठीक है। सिंपली तो इसको सिंपली हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये सिंपली हम लोग जब सॉल्व करेंगे, क्या आने वाला है, 0 0 गया, 0 0 गया, फिर आपका 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा और 2 4, फिर आपका आ गया 600, और 600 अपन आ जाएगा 9 + 4 13, तो ये आपका ऑप्शन चला गया 600/13। 600/13 क्या हो जाएगा आपका, एवरेज स्पीड का, ये था एवरेज स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। देखो, जिनको अभी तक वीडियो समझ में नहीं आ रहा है ना, ये टाइम एंड स्पीड, प्लीज आप लोग वीडियो को फॉलो कीजिए, वीडियो को, तो आप लोगों को देखना समझ में आ जाएगा। आज भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे क्लास अप टू क्लास 10 वाले वीडियो में, देख लेना, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 क्यूब्स है, ठीक है। ईच ऑफ एजेस 5 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब 4 जो क्यूब्स है, एक ऐसे 4 मेरा क्यूब्स है, ऐसे मेरा 4 क्यूब्स है, ठीक है। और 4 क्यूब्स को मैंने क्या किया ना, 4 क्यूब को एंड टू एंड मैंने एंड टू एंड इन सबको क्या किया ना, ज्वाइन किया। जैसे एक क्यूब्स है, इसके बाद फिर एक क्यूब्स है, ठीक है, फिर उसके बाद एक क्यूब्स है, फिर उसके बाद एक क्यूब्स है, तो टोटल मेरा क्या होगा, 4 क्यूब्स हो जाएगा। टोटल क्या होगा, 4 क्यूब्स हो जाएगा। तो उन टोटल 4 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, 2 × लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ एज प्लस लेंथ एज, यह है फॉर्मूला। सिंपली देखो, अब लेंथ क्या होने वाला है, अगर एक क्यूब का इच का 5 सेंटीमीटर है, जब हम लोग 4 रख देंगे, तो 5 + 5 + 5 + 5 लेंथ टोटल कितना हो जाएगा, 20 लेंथ हो जाएगा टोटल 20। हाइट कितना है, हाइट तो हमारा 5 ही रहेगा। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ भी हमारा 5 रहेगा। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला में बैठाओ, क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 100 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इक्वल टू है 25 प्लस लेंथ इंटू हाइट इक्वल टू है 100, ठीक है। तो 100 100 200 225, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 450 है आपका आंसर। समझ में आ रहा है, देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 425,
ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट, ए शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेन्स 16%। एक भाई साहब ने उनका सामान का आर्टिकल का प्राइस था 425, लेकिन भाई साहब ने क्या किया ना, जब मार्केट प्राइस में, मतलब मार्केट प्राइस हम लोग जब मार्केट में जाने के बाद देखते हैं तो मार्केट प्राइस के ऊपर भाई साहब ने 20% डिस्काउंट दे दिया एंड स्टिल गेन्स। उसके बाद भी जब सेलर ने, मतलब जो खरीद रहा है वो खरीदने के बाद जब चला गया, तब जो सेलर क्या देख रहा है, मैंने तो 20% उनको डिस्काउंट दिया था, लेकिन तब भी मुझे 16% प्रॉफिट मिल गया, मुझे तब भी 16% प्रॉफिट मिल गया। तो उस आर्टिकल का, उस ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस क्या था मुझे बताओ। देखो इनके लिए तो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो मेरा वीडियो देख लीजिए। अगर एग्जाम में क्या करना है, इनके लिए सिंपली है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या है, कॉस्ट प्राइस इनटू क्या है 1.16। क्यों 1.16 है, 16% गेन किया ना, कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम लोग प्रॉफिट और लॉस करते हैं ना, तो इन केस में गेन्स हुआ, प्रॉफिट हुआ, मतलब है 16%। 16% का मतलब होता है 116/100, तो 1.16 इसलिए किया। फिर आया आपका सेलिंग प्राइस। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस मतलब ये भी तो है ना, मार्क प्राइस इनटू कितना उसने डिस्काउंट दिया, कितना उसने डिस्काउंट दिया। तो सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क प्राइस जो है उनके ऊपर ही तो डिस्काउंट होता है ना, मार्क प्राइस के ऊपर ही तो डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितना दिया भाई साहब ने, डिस्काउंट दिया 20%, डिस्काउंट दिया 20%। अगर 20% डिस्काउंट दे रहे हैं उनका मतलब होता है 80/100, 80/100। तो सिंपली वो है एम पी इंटू ये है। तो उसके बाद एम पी इक्वल टू निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। मैंने कैलकुलेशन किया, मेरा आ गया 616.25, 616.25, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अगर आपको बेसिक सीखना है ना, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, आप मेरा वीडियो देख लीजिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को एसएससी का एक ट्रेंड बोल सकते हो, ये क्वेश्चन हमेशा हम लोग से पूछते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 4 है, देन मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सिंपली बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। सिंपली तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मुझे पता है 5, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी इक्वल टू 4 पता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस, माइनस क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे। सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है ना, ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो सिंपली मान के चलो ये कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आपको पूछा है तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ये 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहीं से आपको कर लेना, फिर कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया, अब देख लो ये क्या है, tan थीटा इक्वल टू है 3/5 और थीटा इक्वल टू दे दिया आपको ये है, तो आपको क्वेश्चन करना है, क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा करना है। देखो ये क्वेश्चन के लिए सॉल्व कैसे करोगे पता है, सिंपली आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। सिंपली एक tan थीटा मतलब क्या है, tan थीटा मतलब क्या है, tan थीटा का मतलब है, बताओ, tan थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया आपका 5। अब मुझे बताओ अगर परपेंडिकुलर 3 है, बेस 5 है, तो पिथागोरस का रूल से ये भी निकाल सकते हैं, ये है 4, ये है 4। तो मुझे बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/4। और कॉस थीटा इक्वल टू बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5/4, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5/4। ठीक है, नहीं 5 स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर मीन्स है 9, 25 प्लस 9 34, ये है √34, ये है √34, सॉरी ये है √34। तो ये हो गया आपका 3/√34 और ये हो गया 5/√34। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन में पूछा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 15√34, 15√34 ये ऑप्शन है। ठीक है, देखो आज हम लोग 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 12 क्वेश्चन को हम लोग एसएससी से सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग और भी 13 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्प मिला, तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट से, बेसिक से मींस जीरो से सीखना है तो हमारे वीडियो सारे देखिए। हम लोग
अप टू क्लास 10th में सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डाल ले और 11-12 के लिए 11-12 और जेई मेंस के लिए डाल ले। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।